ऊर्जा की सकतें, ऊर्जा के प्रकार तथा ऊर्जा संबंधी भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति की विवेचना करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यावश्यक कारक है, क्योंकि कृषि, उद्योग, परिवहन जैसे सभी आधारभूत ढांचे का विकास ऊर्जा पर ही आधारित है। सामान्यतः ऊर्जा को अनेक उनके नवीकरण योग्य होने और नवीकरण योग्य न होने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जीवाश्म ऊर्जा, दूसरा है गैर जीवाश्म ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा। औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व स्तर पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग तेजी से बढ़ा है। जीवाश्म ईंधन को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण है कोयला, दूसरा चरण है पेट्रोलियम 20वीं शताब्दी, तीसरी चरण है प्राकृतिक गैस का बढ़ता महत्व। जीवाश्म ईंधन का महत्व पिछली 2 शताब्दियों में ही आया है। वर्तमान स्थिति में कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला आर्थिक पहलू, जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग के साथ इसकी बढ़ती कीमतें। तेल की कीमत को लेकर 1973, 91, 2007, 2008 में संकट की स्थिति पैदा हुई। इसके चलते विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा। 1973, 91 में संकट राजनीतिक संकट के कारण हुआ। 2007, 2008 में संकट आर्थिक कारणों से आया। जैसे 1973 में ओपेक संगठन पहली बार सक्रिय हुआ। तात्कालिक समय में इजराइल पर दबाव बनाने के लिए तेल कीमतों में वृद्धि हुई, जबकि 2007-2008 में तीव्र आर्थिक विसंवृद्धि के कारण तेल की मांग ज़्यादा बढ़ गई। इस मांग में मुख्य भूमिका चीन व भारत की रही। इसकी वजह से तेल की कीमत 108 प्रति बैरल पहुंच गई। लेकिन ज्ञातव्य है कि 2008 में तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। इसका कारण है 2008 में वैश्विक स्तर पर मंदी। 2009 में देखा जाए तो विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के कुछ संकेत आए हैं, जिससे तेल मांग में भी वृद्धि हुई, जिससे तेल की कीमत में भी वृद्धि हो रही है। भारत की तीव्र आर्थिक समृद्धि के कारण यहाँ तेल की मांग तीव्र गति से बढ़ी है। आयात पर निर्भरता बढ़ी है, वह 3/4 है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा स्वतंत्रता व ऊर्जा सुरक्षा 2 संकल्पनाओं का विकास हुआ है। यहाँ ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ है ऊर्जा को ऐसे संसाधनों पर निर्भर न करना जो हमारे नियंत्रण में न हो। ऊर्जा सुरक्षा से तात्पर्य है ऐसे कदम उठाना जिससे हम अपने सभी नागरिकों के लिए आवश्यक ऊर्जा की उपलब्धता की गारंटी दे सकें। इसके लिए अंग्रेजी शब्द लाइफ लाइन एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। यह ऊर्जा सुरक्षित और उपयुक्त रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही वह नियम मूल्यों पर इसकी आपूर्ति की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। ये दोनों संकल्पनाएं आज महत्वपूर्ण हो गई हैं। सरकार की कोशिश है कि सर्वप्रथम ऊर्जा सुरक्षा की कोशिश की जाए, बाद में ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर बढ़ा जाए। इसमें आंतरिक व बाह्य दोनों तत्व आते हैं। आंतरिक स्तर पर घरेलू ऊर्जा स्रोत का बेहतर उपयोग करने की कोशिश, इसके अंतर्गत ऊर्जा स्रोतों की खोज व विकास में अधिक निवेश करना, विशेष तौर पर तेल व गैस में। निजी क्षेत्र की भूमिका का विस्तार, जिसमें रिलायंस की भूमिका ज़्यादा है। साथ में ऊर्जा के क्षेत्र में बाजार प्रणाली व बाजार शक्तियों का बेहतर उपयोग। इससे तात्पर्य है कि मांग व आपूर्ति में संतुलन आधार पर मूल्यों का निर्धारण करना। इस बाजार शक्तियों से माना जाता है कि इससे मांग प्रबंधन में सहायता, आपूर्ति बढ़ाने में सहायक और ऊर्जा का अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। ये बाजार शक्तियाँ भारत में अभी में सीमित है, क्योंकि तेल कीमतों पर नियंत्रण सरकार करती है। इससे कुछ कठिनाइयां रही हैं, जैसे सब्सिडी की समस्या, जिससे सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ। पिछले 2 वर्षों में वित्तीय घाटों को बढ़ाने में एक प्रमुख कारण तेल कीमत भी रही है। कंपनियों घाटा होने के कारण तेल क्षेत्र में, जिसमें उत्पादन, परिशोधन आदि में निवेश में गिरावट आई है। नए सरकार के तेल 100 दिन के एजेंडे में तेल कीमत भी शामिल है। तकनीकी कदम, ऊर्जा कुशलता में सुधार करने की कोशिश। ऊर्जा कुशलता जितनी सुधरेगी, उससे मांग नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय संस्था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाई गई है, जिसका कार्य है उपकरणों में ऊर्जा कुशलता में सुधार, जैसे कृषि उपकरण, औद्योगिक उपकरण व घरेलू उपकरण। पुनः एनर्जी स्टार रेटिंग प्रणाली अब शुरू की गई है और सरकार ऊर्जा सुरक्षा के लिए CFL को बढ़ावा दे रही है। लेकिन CFL की समस्या यह है कि इसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। विदेशी संदर्भ, इसमें सरकार की मुख्य कोशिश है कि स्रोत व आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण। स्रोत विविधीकरण से तात्पर्य है भारत पहले तेल भारी मात्रा में आयात करता था, अब प्राकृतिक गैस भी भारी मात्रा में आयात करने लगा है। इसके लिए अनेक CNG टर्मिनल बने हैं। आपूर्तिकर्ता के विविधीकरण की दृष्टि से इसमें भारत अफ्रीका के कई देशों जैसे नाइजीरिया, सूडान, अंगोला, मध्य एशिया के कई देशों से, पश्चिम एशिया में भी कुछ नए देशों से जैसे कतर, ओमान से भी भारत तेल व गैस की खरीदारी करने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन निर्माण, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, बांग्लादेश व म्यांमार, इन सब देशों से इससे सहयोग के लिए बातचीत की जा रही है। इससे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावित पाइपलाइन है, जैसे पहला ईरान पाकिस्तान भारत, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान पाइपलाइन। इसका लाभ यह है कि पाइपलाइन आपूर्ति ज़्यादा सुरक्षित, लागत कम व दीर्घकालिक गारंटी मिल जाती है।
लेकिन इसमें समस्या भी है। भू राजनैतिक समस्याएं जैसे पाकिस्तान के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अस्थिरता की स्थिति। इसके अलावा बाह्य दबाव जैसे ईरान पाकिस्तान भारत लाइन समझौते में अमेरिकी दबाव। भारत अन्य देशों में तेल गैस से व कोयला के मामले में इक्विटी स्टेट भी हासिल करना चाहता है। इक्विटी स्टेट से तात्पर्य है तेल कुएं एवं कोयले खदान में हिस्सेदारी प्राप्त करना। वर्तमान में भारत ने तेल व गैस खोज में $4 अरब का निवेश किया है। इस निवेश में महत्वपूर्ण संस्था है ONGC। विदेशों में सरकार की योजना है कि भारत प्रत्येक वर्ष $1 से $1.5 अरब का निवेश करे। ऐसे निवेश से आपूर्ति व कीमत के बारे में दीर्घकालीन गारंटी मिलती है। इस क्षेत्र में समस्या यह है कि भारत को चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और इस प्रतिस्पर्धा में चीन को बेहतर स्थिति है क्योंकि चीनी कंपनियों के पास बेहतर संसाधन उपलब्ध है। साथ ही चीनी सरकार से विदेशों को सहायता देकर तेल गैस में हिस्सेदारी प्राप्त करने में सफल हो जाती है। जैसे अफ्रीकी देशों अंगोला, नाइजीरिया, इक्वाडोर व रूस जैसे देशों में चीन को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन इसका एक अन्य पक्ष भी है। चीन व भारत दोनों को लगा है कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा से भारत दोनों को घाटा हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए चीन व भारत के बीच आपसी समझ पर कुछ वित्तीय वाणिज्यिक क्षेत्र में विशेषकर तेल गैस MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसी को ऊर्जा कूटनीति भी कहा जाता है। ऊर्जा कूटनीति का अर्थ होता है विदेशों से ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करना। वैदेशिक नीति का एक लक्ष्य बनाना। विदेश मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक कंपनियों की कोशिशों के समर्थन में कूटनीतिक कदम उठाना। तकनीकी पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोस्ट फॉसिल फ्यूचर जीवाश्म ईंधन से आगे के भविष्य के लिए बढ़ता दबाव कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि की समस्या से जीवाश्म ईंधन की भूमिका निसंदेह तौर पर स्वीकार कर ली गई है। इस समस्या से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन में पोस्ट क्योटो के बारे में चर्चा हुई। इस संदर्भ में भारत पर भी दबाव बढ़ रहा है। क्योटो संधि में भारत पर कोई बाध्यकारी तत्व नहीं था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है। भारत सरकार ये मानती है कि मानवता के हित में और भारत को अपने हित में भी ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। इसी संदर्भ में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास आवश्यक है। ये वैकल्पिक स्रोत गैर जीवाश्म होते हैं और ये पुनर्नवीकरण होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जो गैर जीवाश्म है इससे कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा। इसके साथ नाभिकीय ऊर्जा का विकास किया जाए। इसका GW में कोई योगदान नहीं होगा। इससे भारत ने अमेरिका IAEA के साथ समझौता करके था NSG से वेवर छूट प्राप्त करके भारत ने नाभिकीय ऊर्जा में सहयोग का मार्ग खोल दिया है। इसके पश्चात कई अन्य देशों जैसे रूस, फ्रांस, कजाकिस्तान से समझौते हुए हैं। वर्तमान में इसके स्रोत का विकास सीमित है। कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान 3% है। इसके साथ ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के पीछे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण आवश्यकताओं की पूर्ति का भी लक्ष्य है। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की कुशलता बढ़ाने की कोशिश और उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं और इसी संदर्भ में CCS तकनीक का विकास किया गया है। यदि यह तकनीक विकसित हो जाता है तो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग चालू रखा जा सकता है, लेकिन इनके उपयोग के बावजूद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह यह तकनीकी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के महत्व को घटाएगा। भारत में वर्तमान ऊर्जा नीति। यहाँ पर विद्युत की बहुत कमी है और तीव्र आर्थिक विकास के राह में विद्युत कमी एक महत्वपूर्ण बाधा है। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। पहला है विद्युत उत्पादन में विदेश निवेश को तीव्र करना। दूसरा कार्यकुशलता में सुधार लाना। इसके लिए पिछले 2 वर्षों में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट को महत्व दिया गया है, जिसमें लगभग 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। इसमें उत्पादन के लिए सबसे आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिससे कार्यकुशलता में सुधार, उत्सर्जन कम करने में सहायता। इसमें निजी इकाइयों की भी भूमिका है। वितरण परिसर, ट्रांसमिशन प्रणालियों का आधुनिकीकरण, जिससे विद्युत ऊर्जा की क्षति कम हो जाएगी। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट, निजी निवेश की अनुमति परिसरण में। इसमें प्रमुख कंपनी है PGCI पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत वितरण कंपनी है। वितरण के मामले में सुधार, वितरण में अनबंडलिंग करना या निजी जिम्मेदारियों का विभाजन अलग अलग इकाइयों में करना। इससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलती है और वितरण प्रणाली बेहतर होती है। जैसे NDPL, BYPL वितरण कंपनियां हैं। वितरण का एक अन्य पहलू है देश के सभी गाँवों में
विद्युत पहुंचाने की योजना है। अभी तक लगभग 80% गाँवों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इसके लिए राजीव गांधी ग्राम विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। साथ में विद्युत कंपनियों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार के लिए नीतियाँ, विद्युत शुल्कों का निर्धारण आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विद्युत विनियामक द्वारा किया जाए। सरकार यदि सस्ती दर पर विद्युत देना चाहती है तो सरकार को अपने बजट में सब्सिडी का प्रावधान करना चाहिए। इससे विद्युत कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भारत के संदर्भ में, भारत में पर्यावरणिक समस्याओं के अलावा आर्थिक कारणों से भी इस पर जोर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि आज भी अधिकतर भारतीय जनसंख्या ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में इनकी विशेष भूमिका हो सकती है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत मुख्यतः विकेंद्रित होते हैं, अर्थात छोटे पैमाने पर बहुत सारे स्थानों पर उत्पादन करना। ये ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसमें भारत में प्रगति हुई है। जैसे 2008 में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में वैकल्पिक ऊर्जा का योगदान लगभग 8% है, जिससे मुख्य पवन ऊर्जा है। इस समय पवन ऊर्जा का कुल उत्पादन क्षमता 8300 मेगावाट है। पवन ऊर्जा का विकास मुख्य तटीय राज्यों में हुआ है। ये जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका के बाद चौथा स्थान है। भारत की विंड पावर के खुजलान प्राइवेट विश्व की पवन ऊर्जा कंपनियों में अग्रणी कंपनी है। क्षमता से कम 8300 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, जबकि कुल संभावित क्षमता 50,000 मेगावाट है। भारत में मुख्यतः स्टॉल रेगुलेटेड टरबाइन का उपयोग होता है। इसमें फिक्स्ड रोटर ब्लेड होता है। इसके मुकाबले पिच रेगुलेटर ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इससे वह पवन ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत के विंड जनरेटर अपेक्षाकृत कम क्षमता के होते हैं। इनकी क्षमता 1.6 मेगावाट है, जबकि वैश्विक स्तर पर 5 मेगावाट तक के विंड जनरेटर का उपयोग हो रहा है। इसके साथ यह समस्या यह है कि नियमित आपूर्ति के लिए विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि पवन की गति में उतार चढ़ाव होता है। ऐसी अनियमितता की स्थिति में उत्पादन में भी उतार चढ़ाव होता है। अन्य स्रोत स्थायी नियमित तौर पर होने चाहिए और पवन ऊर्जा का उपयोग उसके अनुकूल के रूप में है। विंड फार्म के लिए एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जैसे भारत में MWWP के उत्पादन के लिए 11 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। जहां बंजर भूमि है वहां यह तकनीक महत्वपूर्ण है। AES में भारत में स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट माइक्रो हाइडल का उपयोग 25 मेगावाट से कम इसे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में भी गिना जाता है। अल्प विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। और भारत में अनुमानतः 15,000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता है और 400 मेगावाट उत्पादन क्षेत्रों की पहचान अभी तक की गई है। इसकी प्रगति भी धीमी है, क्योंकि लागत खर्च ज़्यादा आ रहा है और जिन उपकरणों का प्रयोग हो रहा है उसमें तकनीकी कठिनाइयाँ आती है और विश्वसनीयता की कमी होती है। इसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लघु जल विद्युत इसकी संभावना पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी क्षेत्र घाट के जो क्षेत्रों में है। सौर ऊर्जा भारत में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसकी संभावना जहां ज़्यादा है, उपलब्धता का कारण भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होना है। इसका उपयोग लघु पैमाने पर उपयोग व्यापक है, जैसे पानी गर्म करके खाना पकाने में, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका उपयोग कठिन है। जैसे उदाहरण सौर विद्युत। लेकिन भारत में सौर ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है और विद्युत ऊर्जा में मुख्यतः SPV का उपयोग हो रहा है। तकनीकी व्यवहारिक है, लेकिन इसका उपयोग लघु पैमाने पर ही है। भारत में इसका उपयोग 5 मेगावाट तक ही है। इसकी पूंजीगत लागत व्यय काफ़ी अधिक होती है। इसका मुख्य कारण है कि SPV में अति विशुद्ध सिलिकॉन का प्रयोग, इसलिए यह अत्यधिक महंगा हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि सस्ती तकनीक का प्रयोग हो, कार्यकुशलता में सुधार हो। इसके लिए थिन फिल्म का प्रयोग हो रहा है। इसके बावजूद यह तकनीक ग्रिड इंटरैक्टिव विद्युत उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं है। SPV का उपयोग सैटेलाइट में ऊर्जा के लिए हो रहा है। इसमें एक अन्य कोशिश हो रही है कि सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की बात हो रही है। इसमें बड़ी संख्या में संकेंद्रण प्रणाली का उपयोग, जैसे USA में रेगिस्तान क्षेत्र नेवदा में 500 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसके लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो इसकी संभावना बढ़ेगी। जैसे भारत के थार रेगिस्तान में भारत में जो प्रयास हो रहा है उसकी उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट है। हाइड्रोजन एनर्जी
तात्पर्य हाइड्रोजन का ईंधन के तौर पर उपयोग करना, परंतु इसके उपयोग का मुख्य तरीका है फ्यूल सेल द्वारा विद्युत पैदा करना। यह अत्यंत स्वच्छ है, इस केवल H2O यानी कि वाटर निकलता है वेपर, इससे पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होगा। यह हल्का भी है और इसकी ऊर्जा सृजन क्षमता सर्वाधिक है। फ्यूल सेल में से संचालित इंजन ध्वनि पैदा नहीं करते हैं, इसकी कार्यकुशलता अधिक है। आइसलैंड में प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोग यहाँ 2030 तक पूर्णतः हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने की योजना है। बीजिंग ओलंपिक में हाइड्रोजन संचालित वाहन का उपयोग किया गया है। समस्या, सबसे बड़ी कठिनाई है प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध नहीं है मुक्त हाइड्रोजन नहीं। इसे पैदा करने के लिए आसान तरीका चाहिए, जैसे H2O या गैस से H2 पैदा करना, परंतु यह तरीका प्रदूषण उत्पन्न करता है। आइसलैंड में हाइड्रोजन का उत्पादन भूतापीय से किया जा रहा है, इससे प्रदूषण नहीं होता, परंतु भारत में इसकी संभावना कम है। इसके अलावा हाइड्रोजन के भंडारण वितरण में भी कठिनाइयाँ आती हैं, इसके नेटवर्क में काफ़ी विकास की आवश्यकता है। फ्यूल सेल का लागत खर्च काफ़ी अधिक है, इससे जो भी उपकरण बनेंगे वह महंगे हो जाएंगे, अतः फ्यूल सेल का लागत कम करने व कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि ये समस्याएं दूर हो जाएं तो इसकी संभावना बढ़ेगी। जैव ईंधन महत्व, यह मोटर वाहनों आदि के लिए द्रव ईंधन का वर्तमान में सबसे व्यावहारिक स्रोत है। इनको जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्बन न्यूट्रल है। यदि सही तौर पर उत्पादन किया जाए तो इसके लिए पूरे जीवन काल में नेट कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होगा। बायोफ्यूल्स में अभी तक बायो इथेनॉल का सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ। इसका उपयोग पेट्रोल में शामिल करने के लिए किया जा रहा है। 10% तक के उपयोग पर इंजन में कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए E10 का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिद्धांत में शुगर व स्टार्च से इसे बनाया जा सकता है, जिसमें शुगर से प्रत्यक्ष व स्टार्च से प्रत्यक्ष तौर पर बनाया जा सकता है। बायोडीजल वनस्पति तेल में उत्पादन किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल डीजल में मिश्रण करके किया जाता है। 13 से 20% तक इसका इस्तेमाल वाहनों में इंजन के रूप में किया जाता है। इन दोनों का महत्व वर्तमान दशक में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। विकसित देशों ने इसका व्यापक उपयोग किया है, इससे पेट्रोलियम पदार्थों की मांग को कम करने में सहायता तथा पर्यावरणीय सुधार में भी सहायता। भारत में सरकार ने E5B5 का उपयोग शुरुआती दौर में किया है, लेकिन यह सभी अभी सीमित तौर पर उपलब्ध है क्योंकि इथेनॉल बायोडीजल की उत्पादन क्षमता, प्रोसेसिंग क्षमता का जो प्रशिक्षण होता है यह अभी तक सीमित है। प्रगति बहुत धीमी है और इसमें कई तरह की कठिनाइयाँ भी हैं। अक्सर निर्माण में खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे USA में कॉर्न का इस्तेमाल, इसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी व कीमतों में वृद्धि। इससे ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। अक्सर इसके उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा होता है। इससे मृदा में नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है जो स्वयं एक ग्रीन हाउस गैस है। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया है कि यदि जैव ईंधनों का लाइफ साइकिल उत्पादन के प्रारंभिक चरण में उपभोग के अंतिम चरण तक विश्लेषण किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के दावे के बारे में संदेह पैदा होता है। जैसे IFA के अनुसार गन्ना पर आधारित इथेनॉल मक्के पर आधारित इथेनॉल से उत्पन्न नियंत्रण की दृष्टि से बेहतर है। जैसे ब्राज़ील में गन्ने पर आधारित इथेनॉल का उपयोग, बायोडीजल USA, यूरोप आदि आयात कर रहे हैं। उदाहरण मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात। यहाँ पाल्म ऑयल से बायोडीजल का उत्पादन होता है। पाम ऑयल की खेती के लिए रेन फॉरेस्ट की व्यापक पैमाने पर की गई है, जिसे पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया है। भारत में इसके लिए जेट्रोफा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाला डीजल पैदा किया जा सकता है। इससे खाद्य उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह अखाद्य है। इसका बंजर भूमि पर भी उत्पादन संभव है। इस प्रकार की बायोफ्यूल तकनीक अधिक उपयोगी है। जब सेल्यूलोज से बायो इथेनॉल पैदा करना व्यवहारिक हो जाएगा, यह अखाद्य होता है और इसमें कुछ शक्कर होते हैं। और बायोटेक में कोशिश की जा रही है कि ऐसे बैक्टीरिया का विकास किया जाए जो इससे इथेनॉल पैदा करे। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा, तेल, गैस आदि का निर्धारण बाजार के अनुसार होना चाहिए। अभी भी कीमतों का निर्धारण सरकार द्वारा, जबकि सुझाव है कि इसका निर्धारण तेल कंपनियां करें। कई तेल उत्पादन पदार्थों जैसे किरासन तेल व LPG कीमत में कोई वृद्धि नहीं। इसका कारण समाज के निचले कमजोर वर्ग व मध्यम वर्ग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस मामले में निहित सब्सिडी जारी है। ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल वायुयान ईंधन की कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियाँ करती है। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अनुसंधान हो रहा है। NRES जैसे भूतापीय ऊर्जा कुछ प्रायोगिक संयंत्र लगाए गए हैं, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा, पहला ज्वारीय ऊर्जा। विद्युत उत्पादन में इसका भी प्रयोग हो रहा है, जैसे कच्छ व सुंदरवन में प्रयोग जारी है। यह वही उपयुक्त है जहां ज्वार की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर हो। जितना ज्वार ऊंचा होगा उतना ही उपयुक्त होगा। फ्रांस अग्रणी देश है।
तरंग ऊर्जा, तिरुवनंतपुरम में के पास प्रयोग हो रहा है। समुद्री तरंगों में ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में होती है। कठिनाइयाँ, इस प्रकार का संयंत्र महंगा, विशिष्ट संरचनाओं की समस्या, समुद्र खारे जल के कारण संयंत्र में प्रयुक्त धातुओं पर रासायनिक प्रभाव पड़ेगा। इससे बचने के लिए विशिष्ट धातु की खोज की जाए जो महंगा होगा। OTCH, पिछले 10 वर्षों से प्रयोग जारी। तूतीकोरम व चेन्नई के तट पर इसमें जल की विभिन्नता। कठिनाई, इसका निर्माण तट से दूरी पर होगा क्योंकि कुछ देर पर ही तापांतर उपयुक्त होगा। 1 मेगावाट के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। भारत में काफ़ी समय से गांवों क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र का प्रयोग हो रहा है। इसके लिए नेशनल बायोगैस प्रोग्राम योजना चलाई जा रही है। जानवरों के अपविष्ट, कृषि अपविष्ट द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके साथ साथ उर्वरक भी बनाया जाता है और गांव को स्वच्छ रखने में भी सहायक इसकी भारत में संभावना होती है क्योंकि भारत में पशुओं की संख्या ज़्यादा है।